Assalamualaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today I'm going to teach you conditional sentences. Conditional sentences क्या होते हैं उनको हम देखते हैं और फिर हम उनकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं कि conditional sentences क्या होते हैं. Let's see the definition. A conditional sentence is a sentence that express a condition and its result. अब एक conditional sentence के अंदर दो चीज़ें हैं, एक condition है और उसका result है. तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, condition प्लस रिजल्ट. ठीक है. द रिजल्ट डिपेंड्स ऑन वेदर द कंडीशन हैपन्स और नॉट. अब जो रिजल्ट है वो डिपेंड कर रहा है कि कंडीशन फुलफिल होगी या नहीं. अगर कंडीशन वो जो काम कंडीशन में कहा जा रहा है अगर वो काम होगा तो रिजल्ट होगा. ठीक है. तो ये इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं. अब इसके एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है. इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड. ठीक है. तो क्या है, ये हमारे पास कंडीशन आ गई कि अगर आप मेहनत करेंगे तो ही क्या है, यू विल सक्सीड, आप कामयाब होंगे. तो ये रिजल्ट हो गया. तो हमारे पास दो क्लॉजेज आएंगे, एक में कंडीशन होगी और एक में उसका रिजल्ट होगा. अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि इस तरह के टाइप ऑफ सेंटेंसेस को हम कहते क्या हैं. हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हमने देखा था सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, कुछ कंपाउंड होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं और कुछ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं. तो ये वाले सेंटेंसेस जो अभी आपके सामने हैं ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि एक क्लॉज आपका इंडिपेंडेंट होगा और एक क्लॉज आपका डिपेंडेंट होगा. तो सेम उसी स्ट्रक्चर पर हमारे पास जो भी कंडीशनल सेंटेंस होगा वो क्या होगा, उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा. ठीक है. अच्छा, अकॉर्डिंग टू फंक्शन कंडीशनल सेंटेंसेस आर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्योंकि हमारे पास एक सबऑर्डिनेट क्लॉज आ रहा है और एक मेन क्लॉज आ रहा है. तो ये क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा. अच्छा, क्यों? बिकॉज दे कंटेन वन मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है. तो आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा. स्ट्रक्चर क्या है कि जो हमारे पास एक डिपेंडेंट प्लस एक इंडिपेंडेंट. ठीक है. अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि जो इसमें क्लॉजेस यूज होंगे वो कौन से क्लॉजेस यूज होंगे. अच्छा, अब जो टाइप्स ऑफ क्लॉजेस यूज होते हैं कंडीशनल सेंटेंस के अंदर वो होते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है. और दूसरा क्लॉज क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. तो पहले हम डिपेंडेंट को देख लेते हैं. उसमें क्या है, शोज द कंडीशन. तो जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो कंडीशन को शो करता है, वो हमें बताता है कि कोई कंडीशन है. ठीक है. यूजुअली बिगिंस विद इफ और हमारे पास ये हमेशा नहीं, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये इफ से स्टार्ट होता है. ठीक है. और ये वाला क्लॉज जो होता है ये अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता. ये तो हमें ऑलरेडी पता है, हमने टाइप्स ऑफ क्लॉजेस के अंदर पढ़ा था कि क्लॉजेस कुछ होते हैं जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं और कुछ एग्जिस्ट नहीं कर सकते. जो इंडिपेंडेंट स्टैंड कर सकते हैं उनको हम सेंटेंस भी कह सकते हैं. लेकिन जो क्लॉजेस डिपेंड करते हैं किसी और क्लॉज पे और जो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जो अकेले पूरा का पूरा मैसेज नहीं कन्वे करते, वो क्या होते हैं, वो डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं या सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं. तो इस क्लॉज के अंदर हमारे पास इफ आएगा और ये क्या होगा, ये अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता. इट डिपेंड्स ऑन द अदर क्लॉज. अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल है इफ इट रेन्स. अब क्या ये कंप्लीट मैसेज दे रहा है? नहीं दे रहा. इफ इट रेन्स आई विल गो आउट. ठीक है. तो ये वाला क्लॉज पूरा मैसेज दे रहा है लेकिन ये वाला क्लॉज पूरा मैसेज नहीं दे रहा. ये बता रहा है कंडीशन. ठीक है. जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो आपको कंडीशन बताएगा. फिर आते हैं हम अपने अगले क्लॉज पर जो कि है मेन क्लॉज या फिर हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज. अब ये क्या करता है, ये हमारा रिजल्टेंट क्लॉज होता है. ये हमें रिजल्ट बताता है. जिस तरीके से मैंने पहले क्लॉज में बताया कि वो क्लॉज क्या था, वो आपका कंडीशनल क्लॉज था, कंडीशन बता रहा था. अब जो अगला क्लॉज होगा जिसके अंदर आप रिजल्ट बताएंगे जो कि अकेला भी एग्जिस्ट कर सकता है, वो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज और रिजल्ट क्लॉज होगा. अब ये देखते हैं. इट शोज द रिजल्ट. इट कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस. ठीक है. तो ये वाला जो क्लॉज है जो कि इंडिपेंडेंट है, ये अकेला भी एग्जिस्ट कर सकता है. अब हमारे पास क्या है, वी विल स्टे एट होम. इफ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम. ठीक है. तो इफ इट रेन्स क्या था, कंडीशन, और
वी विल स्टे एट होम क्या है हमारे पास? रिजल्ट। सही है? आई होप आपको समझ में आया होगा कि कंडीशन और रिजल्ट का कॉम्बिनेशन आपने बनाना होता है कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर। अच्छा, अब इसको फुल सेंटेंस की फॉर्म में देख लेते हैं। इफ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम। ठीक है, इफ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम। अब ये वाला पार्ट ऑफ सेंटेंस हमारे पास कंडीशन है और ये वाला पार्ट ऑफ सेंटेंस हमारे पास रिजल्ट है और बीच में हमने एक कॉमा लगाया। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लॉज ऑर्डर, कि आप इन क्लॉजेस को किस तरीके से रिप्लेस भी कर सकते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ अभी। अच्छा, द ऑर्डर कैन बी चेंज। इफ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम। वी विल स्टे एट होम इफ इट रेन्स। अब ये देखें कि दो तरीके से सेंटेंसेस लिखे गए हैं। इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ऑर्डर को देख लेते हैं। पहले ऑर्डर के अंदर आपकी कंडीशन आ रही है और फिर आपका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, कंडीशन प्लस रिजल्ट। तो कंडीशन वाला क्लॉज जिसमें इफ आ रहा है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, या इफ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम, ये हमारा एक तरीका है जिसमें हम कॉमा लगाते हैं अपने डिपेंडेंट क्लॉज के बाद। अगर आपका सेंटेंस जब भी डिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट होता है तो आपने कॉमा लगाना होता है डिपेंडेंट क्लॉज के एंड होने पर और इंडिपेंडेंट क्लॉज के स्टार्ट होने से पहले, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर हम इसको ऑल्टर कर दें, हम वी विल स्टे एट होम को शुरू में ले जाएं और इफ इट रेन्स को बाद में, अब हमें कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वी विल स्टे एट होम इफ इट रेन्स। ठीक है, अब यहाँ पे कोई कॉमा नहीं आएगा, रिजल्ट पहले आ गया और कंडीशन बाद में। ठीक है, स्मूथली आपकी बात कन्वे हो रही है तो कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, अब अगर बारिश होती है तो देखिए अब एक ब्रेक आ रहा है बीच में, आपने एक कंडीशन दी है, अब उस कंडीशन का रिजल्ट देंगे, तो इसलिए आपने यहाँ पे कॉमा लगाया, वी विल स्टे एट होम। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि आप कंडीशन को चेंज करके भी लिख सकते हैं, ऑर्डर को आगे पीछे कर सकते हैं। पहले कंडीशन बाद में रिजल्ट, बाद में रिजल्ट पहले कंडीशन, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन क्या चीज़ का ख्याल रखना है? कंडीशन कॉमा रिजल्ट, रिजल्ट कंडीशन। ठीक है, इस केस के अंदर कोई कॉमा नहीं है लेकिन इस केस के अंदर कॉमा है, आपने ये बात याद रखनी है। ओके, अच्छा अब आगे मूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं। दोबारा से वही बात लिखी हुई है, कॉमा इज यूज्ड ओनली व्हेन द इफ क्लॉज कम्स फर्स्ट। अगर इफ क्लॉज सबसे पहले आएगा तो कॉमा लगेगा। ठीक है, ये मैंने आपको मेरा ख्याल है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के अंदर भी समझाई थी बात, तो आई होप आपको याद होगी। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कंडीशंस पे। कितनी कंडीशंस होती हैं? हमारे पास 4 कंडीशंस हैं। ठीक है, इन इंग्लिश लैंग्वेज वी हैव 4 कंडीशनल टाइप्स। अच्छा, अब उन कंडीशनल टाइप्स के अंदर हमारे पास क्या है, कंडीशंस कौन कौन सी हैं? पहले है जीरो कंडीशन, फिर फर्स्ट कंडीशन, फिर सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। ठीक है, तो जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस से हम स्टार्ट करते हैं और फिर हम आगे मूव करते जाएंगे। अब जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? पहले तो दे आर यूज्ड टू टॉक अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ्स, साइंटिफिक फैक्ट्स, नेचुरल लॉज, रूल्स, डेली हैबिट्स, ऑटोमेटिक रिजल्ट्स। अब जो भी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही हैं, जिसके अंदर जो कंडीशन है उसने फुलफिल होना ही होना है, तो वो आती है जीरो कंडीशन के अंदर। जो यूनिवर्सल फैक्ट्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि नेचुरल है, ठीक है, तो वो आपकी आती है जीरो कंडीशन के अंदर। जीरो कंडीशन में हर वो चीज़ आएगी जो नेचुरली होगी ही होगी। ठीक है, जो पता है कि कंडीशन है फुलफिल होना ही होना है, तो उसको हम कहते हैं जीरो कंडीशन। अच्छा, और इसका द रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, अच्छा अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इस तरह की कंडीशन के लिए जो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है वो होता है इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरा भी प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, तो आप इसको यूं लिख ले, प्रेजेंट टेंस प्लस प्रेजेंट टेंस। ओके, प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट, दिस इज हाउ यू फॉर्म जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन हम कैसे फॉर्म करते हैं? जीरो कंडीशन को फॉर्म करने के लिए हमने क्या किया? प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट, दोनों क्लॉजेज आपके प्रेजेंट के होंगे, चाहे वो आपकी कंडीशन वाला क्लॉज है चाहे वो रिजल्ट वाला क्लॉज है।
कंडीशन रिजल्ट, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन अब देख लेते हैं। बोथ क्लॉजेज यूज प्रेजेंट सिंपल बिकॉज द सिचुएशन इज टाइमलेस, इट इज नॉट इमेजिनरी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्यूचर। अब क्योंकि ये चीज़ फ्यूचर पे डिपेंड नहीं करी, हमें पता है कि इसका रिजल्ट यही होगा, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों को सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखते हैं। अच्छा, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हम देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इफ़ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स इनटू आइस। अब ये देखें, अगर आप पानी को फ्रीज करेंगे तो वो आइस में कन्वर्ट होगा, दिस इज नेचुरल, ठीक है। तो इफ़ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स इनटू आइस, दोनों प्रेजेंट टेंस हैं और एक यूनिवर्सल फैक्ट है। इसी तरह अगर मैं लिखूं इफ यू पुट आइस ऑन हीट कॉमा इट मेल्ट्स। अगर मैं आइस को, बर्फ को हीट के ऊपर रखूं तो वो मेल्ट ही होगी, ठीक है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके जो हमें पता है कि ये इसका रिजल्ट यही होगा। तो जो यूनिवर्सल फैक्ट्स है उन चीज़ों के लिए हम जीरो कंडीशन को यूज़ करते हैं। इफ़ स्टूडेंट्स ब्रेक द रूल्स दे गेट पनिश्ड, ठीक है। सो यूजुअली जब हम रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर भी इस तरह की बातें जो कि हम बताते हैं कि अगर ये करोगे तो ये होगा ही होगा, कॉन्सिक्वेंस आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी इस तरह की चीज़ें होंगी, रूल्स वगैरह, आप उनको इस तरीके से लिखेंगे। फिर हैबिट्स, इफ़ आई ड्रिंक कॉफ़ी एट नाइट आई कैन नॉट स्लीप। अब देखें जो भी आपकी हैबिट्स हैं, जो आपको पता है, ठीक है। इफ़ यू आर एलर्जिक टू समथिंग या किसी चीज़ का रिएक्शन आपकी बॉडी में किस तरीके से होता है, तो आप उसके लिए भी जीरो कंडीशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है इफ़ आई ड्रिंक कॉफ़ी एट नाइट आई कैन नॉट स्लीप। अगर मैं रात को कॉफ़ी पीऊँ तो मैं सो नहीं सकती, राइट। तो ये क्या बात है, ये भी आपके लिए एक फैक्ट है। तो आप इस तरह की अपनी हैबिट्स को भी इसके अंदर लिख सकते हैं। इफ़ शी ईट्स जंक फूड शी फील्स सिक। अब इफ़ अ पर्सन इज़ एलर्जिक टू सम इंग्रेडिएंट्स इन द जंक फूड, तो अगर वो इस तरह, तो हम उसके लिए ऐसी बात कह सकते हैं कि इफ़ शी ईट्स दिस थिंग शी गेट्स सिक। ये होता है, ये एक कॉन्टीन्यूस चीज़ होती रही है, ठीक है। तो वो एक यूनिवर्सल फैक्ट बन गया, वो एक फैक्ट बन गया आपकी लाइफ का, वो आपकी एक हैबिट बन गई। तो आप उसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, इफ़ कैन बी रिप्लेस्ड बाय व्हेन एंड व्हेनेवर, ठीक है। व्हेन यू टच फायर इट बर्न्स। आप कभी कभार क्या कर सकते हैं, व्हेन और व्हेनेवर को भी रिप्लेस कर सकते हैं इफ़ के साथ, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन यू टच फायर इट बर्न्स। अगर आप आग को हाथ लगाएंगे तो वो जलाएगी, तो ये भी यूनिवर्सल फैक्ट है। तो हमने सिर्फ व्हेन और वेयर को यूज़ किया है, किसके लिए, किसकी जगह पर, इफ़ की जगह पर, बाकी सेम है। आई होप जीरो कंडीशन समझ में आ गई होगी। दोनों क्लॉजेस प्रेजेंट टेंस के हैं, चाहे वो कंडीशनल क्लॉज है चाहे वो रिजल्टेंट क्लॉज है, और दोनों क्लॉजेस को आपने दोनों ऑर्डर में लिख सकते हैं, ठीक है, और दोनों प्रेजेंट टेंस में होंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फर्स्ट कंडीशनल। अच्छा, अब फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। फर्स्ट कंडीशनल के अंदर हम क्या क्या लिखते हैं, ये रियल चीज़ों के बारे में बात करते हैं, पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं और फ्यूचर सिचुएशन की बात करते हैं। अब ये बात इस तरह की है कि जो चीज़ें आप अभी कर रहे हैं उस कंडीशन की वजह से फ्यूचर में क्या होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स इन फ्यूचर, ठीक है। इफ़ यू अटेंड क्लासेस रेगुलरली यू विल पास द एग्जाम। तो जो बात आप अभी करेंगे उसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होगा, वो आपकी जीरो कंडीशन के अंदर आता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, वो ये है कि द कंडीशन मे और मे नॉट हैपन बट इट इज़ रियलिस्टिक। हो सकता है वो चीज़ें उस तरीके से ना हो, लेकिन रियलिस्टिक है, ठीक है। कि जो चीज़ें हो सकती हैं, जो पॉसिबिलिटी है, हम उसके लिए जीरो कंडीशन को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। आई वॉन्ट एवरीबडी टू पे अटेंशन ऑन द स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। अब इस सेंटेंस के अंदर आपके पास एक प्रेजेंट सिंपल होगा और एक विल और वर्ब वन। हम इसको सिंपल फ्यूचर भी कह सकते हैं, ठीक है। हम सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर भी कह सकते हैं। जो इफ वाला क्लॉज है वो आपका प्रेजेंट टेंस के साथ आएगा और दूसरा रिजल्टेंट क्लॉज क्या होगा, वो आपका फ्यूचर टेंस के साथ आएगा, ठीक है। ये हमारा रिजल्टेंट क्लॉज है, ठीक है, और ये हमारा कंडीशनल क्लॉज है। तो कंडीशनल क्लॉज के अंदर आपके पास इफ और प्रेजेंट टेंस होगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम अपने रिजल्टेंट क्लॉज की बात करें
तो उसके अंदर हमारे पास सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। जब हम उर्दू में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम कामयाब होगे। अब ये बात बोलने में ऐसे लगता है कि दोनों सेंटेंसेस फ्यूचर के हैं। अगर तुम कामयाब होगे, अगर तुम पढ़ोगे तो कामयाब होगे, या अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब होगे। तो अब बोलने में ऐसा लग रहा है कि अगर तुम मेहनत करोगे, दैट इज़ फ्यूचर इन उर्दू, लेकिन इंग्लिश में हम इस तरीके से नहीं लिखते। इंग्लिश में हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स इन फ्यूचर। अब देखें, इफ़ यू वर्क हार्ड, ये वाला क्लॉज आपका प्रेजेंट टेंस का है और जो आपका रिजल्टेंट क्लॉज है वो आपका फ्यूचर टेंस का है। ठीक है, तो आपने इसका ख्याल रखना है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द इफ क्लॉज यूजेस प्रेजेंट टेंस, द मेन क्लॉज यूजेस फ्यूचर फॉर्म। ठीक है, तो आपने इस बात को याद रखना है कि प्रेजेंट सिंपल जो है वो इफ के साथ आएगा, कंडीशन में आएगा, और जो आपका फ्यूचर है वो रिजल्ट में आएगा। इवन दो इट talks about the future, present tense is used in the if clause। अभी ये मैंने आपको ऑलरेडी बात बता दी कि even though we are talking about future, लेकिन जो आपकी if कंडीशन है वो अभी फुलफिल होगी तो फ्यूचर में आप कामयाब होंगे। ठीक है, अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ आई फिनिश माई होमवर्क आई विल वॉच टीवी। ठीक है, तो अगर मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूँगा टाइम पर तो आई विल वॉच टीवी। ठीक है, If she passes the test, she will celebrate। ठीक है, if she passes the test, she will celebrate। ठीक है, ये भी आपका फ्यूचर प्लान है कि अगर वो पास होगी, अगर तो वो क्या करेगी, सेलिब्रेट करेगी। अब वार्निंग्स और प्रोमिसेस के लिए भी हम इस कंडीशन को यूज़ करते हैं। इफ़ यू डू नॉट लिसन यू विल रिग्रेट इट। इफ़ यू डोंट लिसन यू विल रिग्रेट इट। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो रिग्रेट करोगे। ठीक है, इफ़ यू हेल्प मी आई विल थैंक यू। ठीक है, तो ये कंडीशन है, ये प्रॉमिस है। जैसे पेरेंट्स कहते हैं ना, इफ़ यू गेट गुड मार्क्स आई विल गेट यू अ न्यू फोन और समथिंग। ठीक है, तो ये वही कंडीशंस हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और आप इन सेंटेंसेस को इस तरीके से इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब नेचुरल पॉसिबिलिटी भी आप लिख सकते हैं, इफ़ इट रेन्स द मैच विल बी कैंसल्ड। ठीक है, इसी तरह हमारे पास और सेंटेंसेस हैं। अब क्या हो सकता है, वेरिएशंस इन मेन क्लॉज, इंस्टेड ऑफ विल वी कैन ऑल्सो यूज मे, माइट, कैन एंड शेल। अब ये वेरिएशन आ सकती है, ठीक है, आपके फ्यूचर वाले क्लॉज के अंदर, आपके रिजल्टेंट क्लॉज के अंदर, रिजल्ट जिसमें आपने लिखना है उस वाले क्लॉज के अंदर आप ये वाली वर्ड्स विल की जगह लिख सकते हैं। ठीक है, इफ इट रेन्स वी मे स्टे एट होम। ठीक है, तो ये कंडीशन है, बात वही हो रही है कि अगर बारिश हुई तो शायद हम घर पे रुक जाएं, राइट, पॉसिबिलिटी है, तो क्या है आपकी ये फर्स्ट कंडीशन ही रहेगी। इफ़ यू ट्राई यू कैन सक्सीड, अगर तुम मेहनत करो तो तुम कामयाब हो सकते हो, दैट इज ऑल्सो फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, हमने सिर्फ और सिर्फ विल की जगह कैन को लिखा है। अब इसके अंदर जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं हम वो देख लेते हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक वही जो मैंने आपको बताया कि जैसे हम उर्दू में बात करते हैं हम उसको इंग्लिश में एज इट इज नहीं चेंज कर सकते, उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते। इफ़ ही विल वर्क हार्ड ही विल सक्सीड, अब डबल विल आप नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो जो आपका कंडीशनल क्लॉज है उसके अंदर आपने इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड, आपने इस तरीके से लिखना है। ठीक है, आपने इसको वर्क्स लिखेंगे हम इसको, राइट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्लॉज पर, नेक्स्ट टाइप पर, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड। ठीक है, ये हमारे पास इसकी करेक्शन हुई हुई है। ओके, अच्छा, अब हम देखते हैं अपने सेकंड कंडीशन को। सेकंड कंडीशन क्या होती है, अब जिस तरीके से जीरो कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन आपको समझ में आ गई, अब हम सेकंड कंडीशन को देखेंगे। सेकंड कंडीशन हम यूज करते हैं अनरियल चीज़ों के लिए, इमेजिनरी चीज़ों के लिए, इम्पॉसिबल चीज़ों के लिए, अनलाइकली सिचुएशन के लिए। ठीक है, और हम उन चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर कुछ ऐसा होता तो अभी की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती। ठीक है, अगर आपने पास्ट में कोई चीज़ की होती तो उसकी वजह से अभी का प्रेजेंट आपका थोड़ा सा डिफरेंट होता। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम यूज़ करते हैं सेकेंड कंडीशन को। हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। टॉक्स अबाउट प्रेजेंट और फ्यूचर नॉट पास्ट। ठीक है, अब स्ट्रक्चर क्या है, अब आप देखें, सबसे पहले पास्ट सिंपल आएगा आपके इफ क्लॉज के साथ। जो आपकी कंडीशनल क्लॉज होगी
वो आपके पास्ट के बारे में बात करेगा। ये पिछली चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बात कर रहा है कि जो पिछली चीज़ हुई थी उसकी वजह से आगे प्रेजेंट या फ्यूचर के अंदर जो चेंजेस आ सकती थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, वुड प्लस बेस वर्ब, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपके पास पास्ट फॉर्म जो कि वर्ब टू है, वर्ब टू आपकी आ रही है कंडीशनल क्लॉज के अंदर। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें आपके रिजल्टेंट क्लॉज की, तो उसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, वुड प्लस वर्ब वन, ठीक है। वुड प्लस वर्ब वन आपकी आ रही है, और आपके पास क्या आ रहा है इस तरफ कंडीशन में पास्ट फॉर्म वर्ब टू, ओनली वर्ब टू इन द कंडीशनल क्लॉज, और रिजल्ट वाले क्लॉज के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास वुड विद वर्ब वन। अच्छा, although past tense is used, the meaning is not past. It shows distance from reality. Even though इसके अंदर आपका past tense use हो रहा है, लेकिन हमें पता क्या चल रहा है, हमें सिर्फ reality से दूर कितना है ये इससे पता चल रहा है इस conditional sentence से। अच्छा, अब हम उसके कुछ examples देख लेते हैं। If I became a doctor, I would help people. ठीक है, अब आपके ड्रीम्स के बारे में बात हो रही है कि अगर मैं एक डॉक्टर बनता तो मैं लोगों की मदद करता, ठीक है। If we lived on the moon, life would be difficult. अगर हम मून पे रहते होते तो लाइफ एक थोड़ी सी डिफिकल्ट होती, ठीक है। तो ये उस तरह की कंडीशन के लिए बात हो रही है। अब इम्पॉसिबल सिचुएशंस के बारे में हम कह सकते हैं, If I had wings, I would fly. अगर मेरे पास विंग्स होते तो मैं उड़ सकता, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन आपकी रियलिटी से आप कितना दूर है उसके बारे में बात करता है, कि डिस्टेंस शो करता है रियलिटी से, ठीक है। फिर उसके बाद इफ एनिमल्स कुड टॉक द वर्ल्ड वुड चेंज, अगर जानवर बात कर सकते होते तो दुनिया काफ़ी डिफरेंट होती, चेंज होती। आप किसी को एडवाइस देने के लिए भी कह सकते हैं, इफ़ आई वर यू आई वुड स्टडी हार्डर, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं मेहनत करता, मैं पढ़ता, ठीक है। उसी तरह इफ़ शी वर मोर केयरफुल शी वुडेंट मेक मिस्टेक्स, अगर वो और केयरफुल होती तो वो क्या करती, वो मिस्टेक ना करती। शी वॉज, खैर ओके। अब हम इसमें ग्रामर रूल्स देख लेते हैं। अब आपने क्या करना है, आप इसमें हम वर यूज़ करेंगे वॉज की जगह, जैसे अभी ऊपर मैंने बोला, ठीक है। इफ़ शी वर, ठीक है, तो हम उसमें वॉज को यूज़ नहीं करेंगे, हम उसकी जगह वर को यूज़ करेंगे, ठीक है। इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल, आई वॉज नहीं यूज़ करेंगे, आप आई वर यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड कंडीशन पे आ जाते हैं, जो कि हमारी लास्ट कंडीशन है। ये क्या है, अब इस कंडीशन के अंदर इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट पास्ट सिचुएशंस, ठीक है। पास्ट सिचुएशंस के बारे में बात कर दी है, थिंग्स दैट डिड नॉट हैपन, जो चीज़ें जो पास्ट में नहीं हुई उनके बारे में बात करती है। रिग्रेट्स के बारे में बात करती है, क्रिटिसिज्म के बारे में बात करती है, और ब्लेम के बारे में बात करती है। अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर पहले हम देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, जो आपका कंडीशनल क्लॉज होगा जिसमें आपने इफ़ यूज़ करना है, उसमें आप यूज़ करेंगे हैड प्लस वर्ब थ्री, इफ प्लस आपका जो दूसरा क्लॉज होगा उसमें आप यूज करेंगे वुड हैव बीन, ठीक है। अब अगर हम इसको इस तरीके से लिख लें कि हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे और दूसरे क्लॉज के अंदर वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे, ठीक है। तो जिसको हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट वुड के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, ठीक है। या हम इसको वर्ब थ्री कह लेते हैं, बीन की जगह हम कह देते हैं वर्ब थ्री, ठीक है। तो हमने क्या सेंटेंस क्या स्ट्रक्चर हमने फॉलो करना है, हमने इफ के साथ पास्ट परफेक्ट यूज करना है और वुड के साथ प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है, ठीक है। अगर हम इसको इस तरीके से लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, पास्ट परफेक्ट I don't know why it's not working. Yeah, it's working now. Past perfect प्लस दूसरे क्लॉज में क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, वुड के साथ प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो आपके पास जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे होगा कि आपका जो इफ वाला क्लॉज है उसके अंदर आपने यूज किया पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो आपका रिजल्टेंट क्लॉज है उसमें आपने यूज किया वुड एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेट्स सी द एग्जांपल्स।
अच्छा, पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. बोथ कंडीशन एंड रिजल्ट्स आर इन द पास्ट. अब आपकी कंडीशन और रिजल्ट दोनों पास्ट में हैं कि पास्ट में अगर ये हुआ होता तो ये भी हो चुका होता. ठीक है, जब हमने इस तरह की कोई बात करनी होती है कि अगर ये हो चुका होता तो ये भी हो चुका होता, तब हम यूज़ करते हैं थर्ड कंडीशन को. ओके, द सिचुएशन इज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल टू चेंज. अब जो भी कंडीशन है वो चेंज हो ही नहीं सकती. ठीक है, दैट इज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल टू चेंज. अच्छा, आपके पास इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं. यू कैन सी, इफ़ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड. अगर मैंने पढ़ा होता तो मैं पास भी हो चुका होता. ठीक है, उसी तरह इफ़ शी हैड लिसन्ड शी वुड हैव सक्सीडेड. अगर उसने सुना होता तो वो सक्सेसफुल भी हो चुकी होती. सक्सीडेड, राइट, कामयाब भी हो चुकी होती. इफ़ ही हैड ड्रिवन केयरफुली ही वुड नॉट हैव क्रैश्ड. अगर उसने एहतियात से चलाई होती गाड़ी तो उसको वो क्रैश ना होता. ठीक है, उसका एक्सीडेंट नहीं होता. इफ़ दे हैड प्लान्ड बेटर दे वुड हैव अवॉइडेड प्रॉब्लम्स. अगर उन्होंने अच्छे तरीके से प्लान किया होता तो क्या होता, इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सकता था. अब क्या बात इंपॉर्टेंट है, वो ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो इफ़ वाला क्लॉज है, जहाँ पे भी आपके पास कंडीशनल क्लॉज आएगा उसके अंदर आपने पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करना है. और जो दूसरा क्लॉज होगा, जो रिजल्टेंट क्लॉज होगा, उसमें आपने यूज़ करना है वुड, और बाकी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा. ठीक है, उसी में हम नेगेटिव फॉर्म में भी देख लेते हैं. इफ़ आई हैड नॉट बीन लेट आई वुड नॉट हैव बीन, आई वुड नॉट हैव मिस्ड द ट्रेन. ठीक है, अगर मैं लेट ना होता, इफ़ आई हैड नॉट बीन लेट आई वुड नॉट हैव मिस्ड द ट्रेन, तो मैं ट्रेन भी मिस ना करता. अगर मैं लेट ना हुआ होता तो मैं ट्रेन मिस ना करता. ठीक है, ये हमारा आज का लेसन था. उसमें कुछ की एग्जाम आपके पास लिखे हुए हैं पॉइंट्स एग्जाम के अकॉर्डिंग, वो आप देख लीजिएगा बस. कंडीशनल सेंटेंसेस आर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं. इसका मतलब है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज दोनों इस सेंटेंस के अंदर होंगे. फिर उसके बाद दे कंटेन मेन क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट इफ क्लॉज. इसके अंदर दो क्लॉजेज होते हैं, एक आपका मेन क्लॉज होता है और एक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है. उसके बाद इसमें जो टेंस यूज होता है इज फिक्स्ड फॉर ईच. अच्छा, अब जो भी टेंस टाइप हमने डिस्कस किया है वो हर टाइप के लिए जो स्पेसिफिक टेंस टाइप है वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. अगर दोनों प्रेजेंट के हैं, प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट है, तो आपके पास क्या होगा, वो जीरो कंडीशन होगी. प्रेजेंट प्लस फ्यूचर है तो फर्स्ट कंडीशन होगी. पास्ट प्लस वुड वर्ब वन है, सेकेंड कंडीशन होगी. इफ के साथ आपने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया है और रिजल्ट में आपके पास वुड के साथ आपके पास आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो वो आपकी थर्ड कंडीशन होगी. तो आपने ये बात का ख्याल रखना है. इफ क्लॉज कैन कम फर्स्ट और सेकेंड. अब आपका जो इफ क्लॉज है वो शुरू में भी आ सकता है, वो बाद में भी आ सकता है. तो कंडीशनल क्लॉज को आप चेंज कर सकते हैं. इसके अलावा कॉमा इज यूज्ड व्हेन इफ क्लॉज कम्स फर्स्ट. अगर आपका इफ क्लॉज से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो आपके सेंटेंस में कॉमा आएगा, लेकिन अगर आपका रिजल्टेंट क्लॉज से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो आपके पास कॉमा नहीं आएगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको समझ में आए होंगे कंडीशनल सेंटेंसेस. इनकी प्रैक्टिस करिएगा. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज़.